अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम महज कश्मीर। मैं मोहम्मद हुसैन खान हूँ। मेरे साथ प्रोग्राम में अब्दुर्राफ़ी रसूल साहब मौजूद हैं। अब्दुर्राफ़ी साहब, भारत इस वक्त जनूबी एशिया में दहशत गर्दों का सरगना बन चुका है। भारतीय मुसन्निफ अविनाश पलवाल ने अपनी किताब माई एनिमीज़ एनिमी में इस हवाले से बहुत सारे हक़ाइक़ की निशानदही की है। उन्होंने अपनी किताब में इंकिशाफ किया है कि भारत किस तरह रियासती सतह पर पाकिस्तान में बलोच दहशतगर्दों की मावनत करके पाकिस्तान के खिलाफ और कई नामों से बनाए गए दहशतगर्द तंजीमें जो अफगानिस्तान में है उन्हें अफगानिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन में डिफेंस स्टडीज़ के भारतीय नजात प्रोफेसर अविनाश पलवाल, उन्होंने एक किताब लिखी है और उसमें उन्होंने इंकिशाफ किया है कि भारत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और तालिबान अमेरिका डायलॉग के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा सिलसिला चला रहा है और जिसका मकसद है एक तालिबान और अमेरिका डायलॉग को सबोटाज करना है, दूसरा बलोच दहशतगर्दों को हर मुमकिन ताउन दे के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसाना है। अविनाश पलवाल, उन्होंने अपनी किताब के टाइटल पर मोदी और गनी जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त कठपुतली सदर है उनको ऐसा दिखाया कि उन्होंने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाला है। और किताब का नाम यही है जिस तरह आपने फरमाया, माई एनिमीज़ एनिमी, जिसका मतलब है, जिसका माने है मेरे दुश्मन का दुश्मन। यानी भारत पाकिस्तान को दुश्मन समझता है और फिर अफगानिस्तान की कठपुतली सरकार को पाकिस्तान का दुश्मन समझता है। तो किताब कैसी होगी, इसमें क्या क्या इंकिशाफ होंगे, वो तो किताब के टाइटल से ही हमें पता चल जाता है। अविनाश ने एक चीज़ को मेंशन किया है और उसको उभारा है, वो ये कि वो लिख रहे हैं ये भारत का ग्रेट डबल गेम है। ये गेम दोनों ममालिक के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ भी है और अफगानिस्तान के खिलाफ भी है। और इसी का ये नतीजा है, आप देख रहे हैं जनवरी के आगाज़ पर, जनवरी के पहले ही हफ्ते में बलूचिस्तान में गरीब नहते बेबस मजदूरों का कत्लेआम किया गया और उन्हें नहायत बेरहमाना तरीके से, नहायत बेदर्दी से जाम बहक कर दिया गया, उनकी गर्दनें काट दी गईं। ग्रेट डबल गेम जो भारत ने शुरू किया है, ये जनवरी 2021 से इसका आगाज़ कर दिया है। अभी हाल ही में चंद दिन पहले अजीत डोभाल काबुल पहुंचे और उसका ये दौरा खुफिया रखा गया था। कहा जा रहा है, तजिया निगार लिख रहे हैं, मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि अजीत डोभाल का काबुल आना सिर्फ इसलिए था कि वो अशरफ गनी हुकूमत को ये दिलासा दे रहा था, हौसला दे रहा था कि अमेरिका यहाँ से जा रहा है लेकिन भारत इस खित्ते में मौजूद है। लिहाजा वो अशरफ गनी एंड कंपनी को समझा रहा था कि अगर अमेरिका यहाँ से चला गया लेकिन मैं यहाँ मौजूद हूँ, भारत इस खित्ते में मौजूद है, वो कभी भी अमेरिका और तालिबान का दोहा डायलॉग जो चल रहा है, जो सिलसिला एक चलाया जा रहा है, उसको इंडिया कामयाब होने नहीं देगा। और इंडिया हर लिहाज से आपकी कठपुतली हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देगा और उसको तक़वियत देगा। जो कुछ अविनाश पलवाल ने बता दिया अपनी किताब में, जो कुछ उन्होंने लिखा अपनी किताब में, अजीत डोभाल का हालिया दौरा,
اس پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے۔ طالبان ایک ایسی لائن پر آ چکے تھے کہ انہوں نے امریکہ کو جھکا کے، اپنے سامنے جھکا کے مذاکرات پر حامی بھر لی تھی۔ بھارت کو یہ سارا کچھ ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اگر طالبان افغانستان میں پھر برسر اقتدار آئے تو یہاں کسی بھارت کو کوئی چھپنے کی جگہ نہیں مل سکتی۔ یہ تو پھر وہی دوستانہ ہوگا، اسی طرح کے تعلقات ہوں گے پاکستان اور افغانستان کے مابین جو پہلے سے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہی دوستانہ تعلقات پھر استوار ہوں گے، وہی قائم ہوں گے جو بھارت کے لیے قابل قبول نہیں، کیونکہ بھارت نہ صرف پاکستان کا دشمن ہے بلکہ وہ اس سارے خطے کے مسلمانوں کا دشمن ہے۔ جتنا وہ اہل پاکستان کا دشمن ہے یا پاکستانی مملکت کا دشمن ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ افغانستان کے مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اچھا عبدالرافع صاحب، یہ ذرا فرما دیجئے گا کہ یہ باتیں پہلے بھی منظر عام پر آ چکی ہیں کہ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، حالانکہ بھارت کا بلوچستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جبکہ پاکستان مسئلہ کشمیر کا بنیادی فریق ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کشمیر کے حوالے سے جارحانہ پالیسی سے گریز کیوں کر رہا ہے؟ آپ کے خیال میں اس کے کیا اسباب ہیں؟ کشمیر کاز کا پاکستان نہ صرف حمایتی ہے بلکہ اس کا اہم فریق ہے۔ کشمیر پاکستان کا جزء لا ینفک ہے۔ تقسیم برصغیر کے اصولوں اور ضابطوں اور قاعدوں کے تحت کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ پاکستان کو کسی بھی صورت میں کشمیر کی تحریک آزادی سے نہ ہاتھ کھینچ لینا چاہیے نہ پس قدمی اختیار کرنی چاہیے۔ تو پاکستان کو چاہیے وہ تحریک آزادی کشمیر کا اخلاقی، سفارتی، سیاسی حمایت کرتے ہوئے ہر سطح پر اس تحریک کا سپورٹ کرے، کیونکہ یہ تحریک صرف کشمیریوں کی ہی نہیں، یہ تحریک ہم بار بار کہہ چکے ہیں آپ کے پروگرام میں، یہ تحریک پاکستان اور کشمیریوں کی مشترکہ تحریک ہے، اور اسلام یعنی جموں کشمیر سرزمین کشمیر پر پاکستان کی تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لہٰذا جب اسلام یعنی کشمیر تکمیلی پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہوں تو پھر پاکستان کو ان کے ساتھ کس طرح کھڑا ہونا چاہیے وہ تو واضح ہے، وہ محتاج وضاحت نہیں۔ کئی موقع ایسے آئے جب پاکستان کو عملی کردار نبھانے کا موقع فراہم ہوا، اور اب بھی مواقع موجود ہیں کہ پاکستان کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کے لیے جو قانونی طور پر پاکستان کا حصہ ہے، تقسیم برصغیر کے اصولوں کے مطابق پاکستان کا حصہ ہے، اسے حاصل کر لے اور ڈنکے کی چوٹ پر تحریک آزادی کشمیر کا حمایتی بن کے، سپورٹر بن کے، معاون بن کے پاکستان آگے بڑھے۔ اچھا عبدالرافع صاحب، کشمیر کی بیٹی آسیہ اندرابی اس وقت دہلی کے اتحاد جیل میں مقید ہیں، ان کے شوہر بھی عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں بھی اپنے شوہر کی طرح عمر قید کی سزا کاٹنے پر مجبور کیا جائے گا۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ یہ کیسا انصاف ہے، اور کیا موجودہ دور میں بھارت میں عدالتی نظام مفلوج ہو چکا ہے؟ سیدہ آسیہ اندرابی یہ کشمیر کی زینب الغزالی ہیں، یہ کشمیر کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں۔ سیدہ آسیہ اندرابی کی زندگی بھی انہی مراحل سے گزر چکی ہے اور گزر رہی ہے جن مراحل کا سامنا مصر کی عظیم مفسرہ، عظیم مجاہدہ خاتون زینب الغزالی کو جن کا سامنا رہا ہے، جن مصائب و آلام کا سامنا رہا ہے، اور جن مصائب اور آلام کا سامنا 650ویں نمبر قیدی امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی فیس کر رہی ہے۔ آسیہ اندرابی اور ان کی دو ساتھی فہمیدہ اور نسرین، یہ تینوں جنہیں 2018 میں
गिरफ्तार किया गया, उससे पहले भी आसिया अंद्राबी मुतअद्दिद बार कई मरतबा जेल में रह चुकी हैं, मुक़य्यद रही हैं, असीर रही हैं। लेकिन ताज़ा जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो 2018 जुलाई में हुई है। बेसिकली बात यह है, जितनी किलिंग इन 3 अशरों में हुई है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, भारतीय सफाक फौज के हाथों, भारतीय काबिज फौज के हाथों, उन किलिंग्स में लगभग 3,500 खवातीन भी शहीद कर दी गई हैं। यानी जितनी शहादतें कश्मीर में वाक़ा हुई हैं सफाक भारतीय फौज के हाथों, उनमें लगभग 3,500 खवातीन भी शहीद कर दी गई हैं, नंबर 1। नंबर 2, लगभग 22,500 खवातीन की असमत पर हमले हुए हैं, उन्हें जिनसी तौर पर हिरासा किया गया है। 92,500 मुस्लिम खवातीन इस वक्त अर्ज जम्मू कश्मीर में बेवा हुई हैं। ये भारतीय जबर कहर की वजह से, भारतीय फौज की बर्बरियत की वजह से। अब खवातीन जब हजारों में शहीद कर दी जाएं, हजारों खवातीन की असमत पर हमले हो जाएं, और जब 1 लाख के करीब खवातीन बेवा हो जाएं, तो वहां लाजिमन आवाज उठेगी, वहां लाजिमन कोई दख्तर कश्मीर उठेगी जो खवातीन को भारतीय बर्बरियत के हवाले से शऊर देगी और उनमें आज़ादी का शऊर पैदा करेगी। यह काम अल्लाह ताला ने आसिया अंद्राबी से लिया। इसी की पादाश में, यानी हक की आवाज़ बुलंद करने की पादाश में, खवातीन के हुकूक के हवाले से, आवाज़ बुलंद करने के हवाले से, और भारतीय दरिंदा फौज और सफाक फौज की बर्बरियत के हवाले से जो उन्होंने सदा बुलंद कर दी, और जो उन्होंने फिर खवातीन कश्मीर में शूर पैदा करने की कोशिश की, भारत ने इस आवाज़ को दबाने के लिए और इस आवाज़ को ख़त्म करने के लिए आसिया अंद्राबी को मुख्तलिफ मौके पर जेल बंद कर दिया। आजकल वो तिहाड़ जेल दिल्ली में मुक़य्यद हैं और उनकी 2 साथी भी मुक़य्यद हैं। एक शहीद है कश्मीर का, उसका नाम है आसिफ शहीद, उसकी वालिदा का नाम नसीमा है। उन्हें भी बच्चा उनका शहीद हुआ, बेटा उनका शहीद हुआ, लख्त जिगर उनका शहीद हुआ। उनकी शहादत के बाद इस शहीद की वालिदा को जेल में ठूंसा गया, इसलिए कहा गया कि ये अपने बेटे के लिए असलहा लाया करती थी, असलहे का बंदोबस्त करती थी और मुजाहिदीन को अपने घर में पनाह दे रही थी। वो खातून भी आज कैद में है, असीर है, जेल में है। इसी तरह जो आपने फरमाया, दर्जनों खवातीन ऐसी हैं जो कैद में बंद कर दी गई है। आसिया अंद्राबी के बच्चे, उन्होंने इस बात का वाशगाफ किया कि उनकी वालिदा को या शायद उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाएगी या उन्हें शहीद कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने देखा तिहाड़ जेल में जो भी कश्मीरी रहा उसे बिलआखिर शहीद कर दिया गया। मकबूल भट्ट शहीद को तिहाड़ जेल में ही फांसी दे दी गई। इसी तरह अफजल गुरु शहीद को भी तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। अब तिहाड़ जेल में सैयदा आसिया अंद्राबी है, उनके बच्चों को यह खदशा है, बल्कि तमाम कश्मीरियों को यह खदशा है कि कहीं ऐसा न हो कि उन्हें भी खामोश तरीके से सजाए मौत दे दी जाए। जरूरत इस बात की है कि हर फोरम पर आसिया अंद्राबी के केस को लिया जाए, खुसूसन पाकिस्तान भी इस हवाले से पेशरफ करे और दुनिया के हर फोरम पर आसिया अंद्राबी और बाकी दख्तरान जो कश्मीर की हैं, जो इस वक्त असीर हैं, उनके हवाले से पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद करे और भारत की फस्तायत को तश्त अज़बाम करे। मोहतरम नाज़रीन, ये शवाहिद पहले भी मंजर आम पर आ चुके हैं कि भारत पाकिस्तान में फ़िरका वारियत फैलाने और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है।
اس کا اعتراف بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول اور بھارت کے دفاعی تجزیہ نگار بارہا کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان نے اقوام متحدہ میں بارہا ڈوزیر پیش کیے اور بھارت کے خلاف ناقابل تردید شواہد سامنے لائے۔ اس کے باوجود عالمی سطح پر بھارت کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور نہ کبھی ہوگی، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ اقوام متحدہ اپنی ساکھ کھو چکا ہے۔ اس حوالے سے مقبوضہ کشمیر کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے درجنوں قراردادیں موجود ہیں جن میں کشمیریوں کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن آج تک ان قراردادوں پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس لیے پاکستان کے حکمرانوں کو اقوام متحدہ کی بے ساکھیوں کے سہارے جینے کے بجائے چائنا کی طرح جارحانہ حکمت عملی سے کام لینا ہوگا، کیونکہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جو صرف طاقت کی ہی زبان سمجھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔